अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 40th लेक्चर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो डेटा एनालिसिस के सिलसिले में आज के लेक्चर में हम फैक्टर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। एनालिसिस नंबर 17 में हम फैक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे और ये एक बड़ी यूज़फुल डेटा रिडक्शन टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स को चंद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर एनालिसिस को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है। एक कंपनी है और उसका सॉफ्ट ड्रिंक का एक ब्रांड है, जैसे कोका कोला आप समझ लें। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन वेरिएबल्स में कंपनी ने 8 डिफरेंट वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी है, उसकी जो उसके साथ अटैच की गई प्रेस्टीज है, और जो कस्टमर्स का प्रीवियस एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट के साथ, और वो प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये 8 वेरिएबल्स हैं। इन 8 वेरिएबल्स को मेजर किया गया, कस्टमर्स को कहा गया कि आपने ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 7 पॉइंट स्केल है, इम्पॉर्टेंस का स्केल है, उस पे उन्हें मेजर किया गया। 1 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड 7 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। पहला जो कॉलम है उसमें 8 वेरिएबल्स हैं, फिर इनकी मीन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो मीन वैल्यू है वो रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, विच इज़ 6.08, यानी कस्टमर्स के नज़दीक जो प्रोडक्ट की रिस्पेक्टेबिलिटी है वो सबसे अहम है। और दूसरे नंबर पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है, और तीसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। और अगर आप देखें तो सबसे जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, विच इज़ 2.42। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, और जो सैम्पल साइज़ है वो 12 का है। चूँकि लेक्चर्स हैं तो समझाने की गर्ज से एग्जांपल्स को सिंपल रखा गया, वरना सैम्पल साइज़ जो है वो इससे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने फैक्टर एनालिसिस में कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। और कोरिलेशन मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि ये जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं विद ईच अदर, ये हमें बताएगा। परफेक्ट कोरिलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब r इज़ इक्वल टू 1 हो तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। हर वेरिएबल का अपने साथ जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट होता है। इसके अलावा जो इसके ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है कि अगर 0.7 हो r की वैल्यू तो इसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, 0.5 हो तो मीडियम कहते हैं, और 0.3 हो तो उसे हम वीक कोरिलेशन कहते हैं। हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि कहीं दो वेरिएबल्स के दरमियान ऐसा कोरिलेशन तो नहीं है जो 0.9 या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होने का मतलब ये होगा कि ये फैक्टर एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें एक वेरिएबल को इस केस में रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो ऊपर बना हुआ, और वेरिएबल्स को सिंप्लिसिटी के लिए उनके नाम देने की बजाय या डिस्क्रिप्शन देने की बजाय उनको V1, V2 और इसी तरह V8 कह दिया गया। आप देखें कि हर वेरिएबल का अपने साथ जो कोरिलेशन है वो 1 है, जिसको ग्रीन बॉक्स के साथ जाहिर किया गया। बाकी जो कोरिलेशंस हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, कोई पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव हैं, और कोई कम हैं, कोई ज़्यादा हैं। जैसे आप देखें कि V1 और V2 के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.527 है, एक मीडियम लेवल का कोरिलेशन कह सकते हैं, और पॉजिटिव है। सिमिलरली जो वेरिएबल 3 और वेरिएबल 7 के दरमियान एक अच्छा कोरिलेशन है, मीडियम से आप इसे बेहतर कह सकते हैं, -0.682, लेकिन माइनस का साइन बता रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है। जबकि अगर आप V2 और V3 के दरमियान कोरिलेशन देखें तो दिस इज़ जस्ट 0.202, वो भी माइनस में है, तो एक वीक कोरिलेशन है। बल्कि
V2 और V5 के दरमियान जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, 0.072। तो एक मिले जुले सी आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ये ठीक है, इसी तरह का होना चाहिए। अगर बहुत हाई कोरिलेशंस हों तो फिर जैसे मैंने बताया कि फैक्टर एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे वाला जो टेबल है उसमें देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें भी वेरिएबल्स हैं, 8 वेरिएबल्स, रो वाइज भी लिखे गए हैं, कॉलम वाइज भी। हर वेरिएबल का अपने साथ जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट है। और आइडियली अगर हम बात करेंगे तो हर वेरिएबल जो है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेशन ज़ीरो होना चाहिए, यानी परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होने चाहिए। जाहिर है ये एक आइडियल सिनेरियो के ऊपर बात हो रही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ कोरिलेशन ज़रूर होता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस की सूटेबिलिटी या एडिक्वेसी के ऊपर, और इसके लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक KMO टेस्ट होता है और दूसरा बार्टलेट्स टेस्ट होता है। जो KMO टेस्ट है इसमें आप देखें टेबल में वैल्यू आ रही है 0.417। ये वैल्यू मिनिमम 0.5 होनी चाहिए, और 0.5 तो मिनिमम है, लेकिन अगर 0.7 और 0.8 के दरमियान हो तो ये एक अच्छी एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, और 0.9 या उससे ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ जो 0.417 है ये ऑल दो कुछ 0.5 के क्लोज तो है और इसको मुश्किल से एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक रीज़न है। जो हमने सैम्पल साइज़ यूज़ किया है वो बहुत कम है, थोड़ा है, जबकि फैक्टर एनालिसिस में जो सैम्पल है वो बड़ा होता है, तो उसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास कम आ रही है। अदरवाइज़ नॉर्मली ये वैल्यू जो है वो जो लिमिट्स मैंने आपको बताई उन लिमिट्स के अंदर ही होती है। इसी तरह से बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो 0.012 है। तो 0.012 इज़ लेस दैन 0.05, और इसका मतलब है कि ये जो सिग्निफिकेंट हमें बता रहा है कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस ये सिग्निफिकेंट है इस केस में। ऑल दो 0.5 के करीब नहीं है वैल्यू, लेकिन वो मैंने आपको रीज़न बता दी कि सैम्पल के स्मॉल होने की वजह से। सैम्पल साइज़ पे पहले बात हो चुकी है कि आम तौर पे एक वेरिएबल के अगेंस्ट 10 to 15 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उस हिसाब से देखें कि अगर हमारे 8 वेरिएबल्स हैं तो ये तकरीबन 100 का सैम्पल साइज़ मिनिमम होना चाहिए था। एक और क्राइटेरिया के मुताबिक जो 300 रिस्पोंडेंट्स हैं ये एक बहुत अच्छा सैम्पल साइज़ होता है, और अगर आप बहुत मिनिमम करते हैं तो 50 का सैम्पल साइज़ ज़रूर होना चाहिए। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में बार्टलेट्स टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था सिग्निफिकेंस के लिए, और उसमें सिग्निफिकेंस 0.012 आई थी विच इज़ लेस दैन 0.05। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस बनता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो पीछे हमने दोनों मैट्रिसेस ड्रॉ किए थे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो फैक्टर एनालिसिस हैं वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जब वो इंडिपेंडेंट हैं परफेक्टली तो इसका मतलब है कि उनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, और जब कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी तो हम उन्हें रिड्यूस कर नहीं सकते, लिहाजा इसका जो रिजेक्ट होना है वो ज़रूरी होता है। तो चूँकि वैल्यू लेस दैन 0.05 थी, हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया, जिसका मतलब ये बना कि कोरिलेशन मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, और फैक्टर एनालिसिस यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। इसके बाद हम कॉमनैलिटीज़ का जो टेबल है वो देखेंगे। इनिशियली जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी कॉमनैलिटीज़ 1 होती हैं, लेकिन जब इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है तो ये चेंज हो जाती हैं। हमने सिर्फ उन वेरिएबल्स को फैक्टर एनालिसिस में कंसीडर करना है जिनकी कॉमनैलिटी मिनिमम 0.5 या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जितने भी 8 वेरिएबल्स थे सबकी जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो 0.5 से ज़्यादा ही हैं। अब उसमें किसी की ज़्यादा हैं किसी की कम है। मिसाल के तौर पे जो
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसकी एक्सट्रैक्शन पॉइंट 918 है, यानी इसका जो वेरिएंस है वो 92% अकाउंट किया गया। इसी तरह से अगर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो 0.735 इसकी एक्सट्रैक्शन है, यानी ऑलमोस्ट 74% जो वेरिएंस है वो अकाउंटेड फॉर है। और रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 0.814 यानी अप्रॉक्सीमेटली 81% जो वेरिएंस है रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का वो अकाउंटेड फॉर है। अब जो फैक्टर एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं 8 वेरिएबल्स पे, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये सामने आएगा कि हमने इन 8 वेरिएबल्स को कितने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाज़ दफ़ा ये हम पहले से डिसाइड करते हैं और बाज़ दफ़ा ये एनालिसिस की मदद से हम गैस करते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है जिसे स्क्री प्लॉट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे इसके कंपोनेंट नंबर है 1 to 8 और दूसरी साइड पे जो वाई एक्सिस है उस पे इसकी आइजन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और ये जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड है। अच्छा, आप देखें इस ग्राफ का हमेशा एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। शुरू की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आगे पीछे होंगी, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद ये एक स्लोप के ऊपर आ जाएंगी, कंटिन्यूस स्लोप के ऊपर जो है वो आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वैल्यू के बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एक कंटिन्यूशन में हैं। तो कंटिन्यूशन से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी उनकी तादाद है, उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स हम रख सकते हैं। ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसे टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड इस टेबल का नाम बनता है और ये हमें मदद देगा कि हमने कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो रखने हैं अपने एनालिसिस में, यानी 8 वेरिएबल्स को हम कितने फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। जैसे एक टेक्निक तो स्क्री प्लॉट की है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो उसमें देखा था कि कंटिन्यूशन से पहले 3 वैल्यूज़ थी तो हम 3 फैक्टर्स जो है वो रख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ये होता है कि हम जो ऊपर वाला टेबल है टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड वाला, इसमें जो आइजन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 हैं उनको कंसीडर कर लें। तो आप अगर टेबल में देखें तो फर्स्ट कॉलम में कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, 1 से 8 तक कंपोनेंट्स हैं। और अगर आप इससे आगे आते जाएं तो एक्सट्रैक्शन सम ऑफ स्केयर लोडिंग्स ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। इसमें जो आइजन वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं 3.709, 1.478, 1.361। इसके बाद के जितने भी फैक्टर्स थे सबकी आइजन वैल्यूज़ लेस देन 1 है, क्योंकि आप सेकंड कॉलम में अगर देख लें तो फोर्थ जो कंपोनेंट है उसकी आइजन वैल्यू 0.6 है, फिर 0.417 है। तो जूँ आप नीचे जाएंगे ये कम होती जाएंगी। तो हमने जो आइजन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 हैं उतने फैक्टर्स ले लिए, वो 3 फैक्टर ही बनते हैं। तीसरा जो तरीका है कि हम जो क्यूमुलेटिव वेरिएंस है उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में देखें तो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक टर्म आपको नज़र आ रही है। हर कंपोनेंट का एक परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है। फर्स्ट कंपोनेंट की 46.367 है, सेकंड की 18.471 है, थर्ड की 17.013 है। क्योंकि हमने 3 ही फैक्टर्स कंसीडर किए हैं, इसके बाद भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसकी जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है वो भी हम कर सकते हैं। 46.367 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए इसी में 18.471 ऐड हो जाएगा, थर्ड में जो नेक्स्ट 17.013 है वो ऐड हो जाएगा, तो ये 81.850। तो अप्रॉक्सीमेटली जिस फैक्टर के सामने क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरिएंस 80% बनता है उतने फैक्टर्स कंसीडर कर लें। अब बाई चांस वो भी 3 बनता है। चौथा जो तरीका हो सकता है कि हम पहले से सोच लें कि हमने इस डेटा के इतने फैक्टर्स बनाने, लेकिन वो जो प्री डिटर्मिन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसको
उसके पीछे लिटरेचर की सपोर्ट होनी चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप ये फैसला करेंगे। बहरहाल इस केस में जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं वो 3 हैं, आइजन वैल्यूज़ उनकी मोर देन 1 हैं, स्क्री प्लॉट से भी 3 फैक्टर्स आए थे और इनका जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है वो मोर देन 80% है। इसके बाद आप कंपोनेंट मैट्रिक्स में देखें, इसमें आपको 8 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में और 3 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये 3 कंपोनेंट्स 3 फैक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। फिर हर वेरिएबल के सामने उसकी जो फैक्टर लोडिंग्स हैं वो गिवन है, और वैसे तो फैक्टर लोडिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ वो फैक्टर लोडिंग्स हमने कंसिडर की हैं जो 0.5 या उससे ज़्यादा हैं, और जो इससे कम वाली लोडिंग्स हैं उनको टेबल से रिमूव कर दिया गया ताकि सिंप्लिसिटी रहे, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, आप देखें अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये कंपोनेंट 1 में इसकी जो फैक्टर लोडिंग आ रही है 0.546 आ रही है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो फैक्टर लोडिंग्स हैं वो 2 कंपोनेंट्स में, एक 0.563 है, दूसरी 0.697 है। इसमें से जो बड़ी वाली है उसको हमने सर्कल कर दिया। फिर आप देखें कि पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे इसकी फैक्टर लोडिंग्स 0.5 से बड़ी 2 हैं, एक फर्स्ट कंपोनेंट में आ रही है -0.534 और एक थर्ड में आ रही है 0.598। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसको हमने सर्कल कर लिया। यही काम हमने बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ भी किया। अब यहाँ पर हमने लोडिंग्स तो मुकम्मल कर ली, लेकिन जो 3 कंपोनेंट्स या 3 फैक्टर्स बने हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट या फैक्टर है उसमें 6 वेरिएबल्स शामिल हो गए, सेकंड में सिर्फ एक वेरिएबल है और थर्ड में सिर्फ एक वेरिएबल है। तो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे फैक्टर्स नहीं हैं। एक फैक्टर बहुत बड़ा है, बाकी दोनों जो फैक्टर्स हैं बहुत छोटे फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस एडजस्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हम रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। जी, हमने रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स जो है वो ड्रॉ किया है। एसपीएसएस में ये बड़ी आसानी से फ्यू क्लिक्स के साथ आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन जो टेबल है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वही 3 कंपोनेंट्स हैं, वही 8 वेरिएबल्स हैं, और जो फैक्टर लोडिंग्स हैं वो 0.5 या उससे ज़्यादा वाली शो की गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा जो एक स्ट्रक्चर है वो इसका नज़र आ रहा है कि एक कंपोनेंट जो है उसमें आपको 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट में भी 3 हैं, तीसरे में 2 हैं। तो यूँ एक बैलेंस्ड किस्म के फैक्टर्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। मोर ओवर जो इनकी फैक्टर लोडिंग्स हैं आप और करें तो वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। वो 0.901 भी आपको नज़र आ रही है, 0.908 भी नज़र आ रही है। इस तरह से फैक्टर लोडिंग्स भी इम्प्रूव हुई हैं। तो जो रिज़ल्ट्स हैं उन्होंने हमें 8 वेरिएबल से 3 फैक्टर्स बना दिए। पहला जो फैक्टर है, या जिसे आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं, उसमें प्रेस्टीज ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है और रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। सेकंड कंपोनेंट में एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट है, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट है और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है। और तीसरा जो कंपोनेंट है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है उसने हमें अनरोटेटेड या सिंपल कंपोनेंट मैट्रिक्स से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए, और हमने 8 वेरिएबल्स को 3 फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अगर आप टेबल में देखें तो फैक्टर 1 जो है, मैंने बताया कि प्रेस्टीज, क्वालिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी, ये तीनों वेरिएबल्स एक फैक्टर बन गए। इसी तरह से एक्सपीरियंस, पॉपुलैरिटी और क्वांटिटी ये दूसरा फैक्टर बन गए, और अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ये तीसरा फैक्टर बन गए। अब आपने चूंकि ये ग्रुप्स बन गए, ये फैक्टर्स बन गए, तो इनको कुछ ना कुछ नाम भी देना है।
और बेहतर तो ये होता है कि वो नाम लिटरेचर की सपोर्ट उसके पीछे होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ समझाने की गर्ज से बाज़ दफ़ा वो नाम इन्हीं फैक्टर्स, इन्हीं वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के नाम को आप फैक्टर का नाम बना सकते हैं, और बाज़ दफ़ा तीनों जो वेरिएबल्स हैं उसमें कुछ कंबाइंड नाम जो है वो भी आप बना सकते हैं। जैसे आप देखें कि पहला जो फैक्टर है उसमें वेरिएबल्स हैं प्रेस्टीज, क्वालिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी। तो मैंने एक कॉमन नेम इन तीनों के लिए जो फैक्टर का रखा वो प्रोडक्ट इमेज है। इसी तरह से एक्सपीरियंस, पॉपुलैरिटी और क्वांटिटी को मैंने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का नाम दे दिया, और अवेलेबिलिटी और कॉस्ट को मैंने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का नाम दे दिया।